तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया है कि मुल्क से जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दाना तंजीम अंसार गज़वतुल हिंद का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है और यह दावा किया जा रहा है कि यह तंजीम अब साफ हो चुकी है। अभी और भी तंजीमें हैं जो यहां पर सरगर्म हैं। 370 के बाद उन पर नकेल कसी गई है, लेकिन उनका सफाया किया जाना है। और यह बात भी कही गई है कि जैसा कि कहा जा रहा था, यह प्रचारित किया जाता था, यह प्रोपेगेंडा किया जाता था कि अरे 370 हट जाएगी तो बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के बच्चे मिलिटेंसी में चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह तादाद अगर है भी तो बहुत कम है। और उन्होंने कहा कि जो भी हथियार उठाएगा उसका मरना तय है। उन्होंने गुजारिश की है, पहले भी गुजारिश करती रही है जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज और तमाम जो बल हैं, सुरक्षा बल हैं, जो हिफाजती एहलकार हैं, कि आप ये हथियार छोड़ करके मेन स्ट्रीम में आइए, आपका खैर मकदम है। लेकिन अगर आप मुल्क के साथ इस तरह की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी मौत तय है। यह भी एक सच है। मेरे साथ इस वक्त परविंदर सिंह सेठी साहब जुड़ गए हैं। 370 का हटना, और सेठी साहब सियासी तज्जियाकार हैं आप, 370 का हटना और उसके बाद लगातार इस तरह की तंजीमों पर कार्रवाई होना, इस सख्ती को आप किस तरह से देख रहे हैं? और मेरे ब्रेक से पहले काफी बहस हो रही थी, संजीव जी कह रहे थे कि चीजें आपने बहुत सख्त कर दी हैं, चीजें आपने लोगों को बताकर नहीं की हैं, चीजें आप कहीं ना कहीं जबरदस्ती के साथ कर रहे हैं। इस तरह के इनके ख्यालात थे, कैसे आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता था, वो नर्क से भी बदतर वहाँ की ज़िंदगी हो गई थी वहाँ के लोगों की। वो उसको ठीक करने के लिए एक सरकार ने, किसी भी सरकार ने जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकार ने 370 और 35A हटा के एक ऐतिहासिक फैसला किया, क्योंकि जो भी टेरर था पाकिस्तान से चलता था, जम्मू कश्मीर के रास्ते पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में जाता था। जितने हथियार और जितना भी आतंकवादी घुसपैठ थी, सब उसका एक ही रास्ता था जिसको कोई भी रोक पाने में कोई भी सरकार सफल नहीं थी। 370 हटने से, 35A हटने से, ये चीजें के लिए हम प्रिपेयर थे। जो सरकार ने इसके अंदर एक्शन लिया है, मैं कहता हूं वेरी वेल प्लान्ड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। उसको इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला है कि वहां पे कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। ये छोटी मोटी घटना जो आतंकवादी गतिविधियां वो बिल्कुल खत्म है। ये जो पुलवामा के जो कुछ 2-3 आतंकवादी हैं, वो किसी संगठन से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये भी अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन परविंदर जी, संजीव जी कहते हैं कि सब खोल दो, सबको आजाद कर दो और होने दो खून खराबा। ये नहीं चाह रहे हैं कि वहां पर जिंदगी जैसे जैसे मामूल पर आ रही है, जैसे जैसे सामान्य होती जा रही है, वो हो। इनका कहना है कि तमाम चीजें गलत हो गई और अगर सही थी तो आप लोगों को जाने क्यों नहीं देते हैं यहां से लोगों को जाने? हिंदुस्तान में आप नहीं कह रहे थे। वहां का माहौल, वहां की जो दहशतगर्दी है इतने सालों से वो चल रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इतने मजबूत तरीके से उसकी किलाबंदी करी है कि वहां पे कोई घटना ना घटे, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, किसी की मृत्यु ना हो, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी कीमत है। उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी अच्छी तरह संभाला है और इन सारे एक्शंस के साथ जो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर है वो नर्क से स्वर्ग की ओर जाएगा। और वहां पे अभी बहुत सारी योजनाएं, नर्क से स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। इस तरह की शैतानी तंजीमों का खात्मा हो रहा है, क्या नर्क जो कि अल्लाह के रसूल का नाम लेकर के, नाम रख कर करके अपनी दहशतगर्दाना गतिविधियों को चलाया करती थी, भोले भाले नौजवानों को बहकाया करती थी। और पाकिस्तान जो कि अपने आप को मुबैना इस्लामिक मुल्क कहता है, वो इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन शब्द इस्तेमाल करना क्या मुमकिन था? इससे पहले कभी हुआ कि इस तंजीम का हमने पूरी तरह से सफाया कर दिया? जम्मू कश्मीर को नर्क से स्वर्ग की तरफ ले जाने के लिए आप जमहूरियत का गला घोट देंगे, चुने हुए नुमाइंदों को घर में कैद कर देंगे, पूरे जम्मू कश्मीर में ताला लगा देंगे, जुबान बंद कर देंगे, हर एक के दरवाजे पे पहरेदार खड़ा कर देंगे और उसके बाद में आप कहेंगे कि जोर से हंसो और मुस्कुराओ। वक्त लगेगा, मैं बार बार कहता हूं कि वक्त लगेगा और ईमानदारी से आपको काम करने की जरूरत है। यदि आपने ईमानदारी से अगर काम नहीं होता तो ये गज़वतुल हिंद का सफाया नहीं हुआ। उन्हीं परिवारों ने उसका ईमानदारी से क्या काम नहीं हो? पिछले ही 5 साल के टर्म में आपने हिंदुस्तान को पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। आपने पहले ही नोटबंदी करके उसकी कमर तोड़ दी थी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके धूल चटा दिया था। ये सब कैसे खड़े हो जाते हैं? कौन सा कमर है? मैं बार बार कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यासिर जिलानी साहब भी जुड़ गए। जिलानी साहब सुन रहे हैं आप? संजीव जी को जवाब दीजिए। वही बताएंगे।
और ये यासिर जिलानी साहब का मैं एक तारुफ और करवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं ही। कश्मीर 370 हटने के बाद जाकर के वहां से लौटकर आने वालों में ये पेश रहे हैं और हुकूमत को आकर के इन्होंने रिपोर्ट भी दी है। आपने वहां के हालात भी देखे। ये कह रहे हैं कि सब तरफ जोर जबरदस्ती, खुल के कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये यहाँ बैठे हैं, मैं इनकी बातों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता हूँ कि इन्हें कुछ मालूम नहीं है कि क्या ग्राउंड रियलिटी है। हम लोग जाके आए हैं वहाँ पे, हिंदुस्तान का वो सिरमौर है, मुकुट है हिंदुस्तान की। जैसे हमारा शरीर का सारा अंग हम अगर देखें कि हम हर राज्य को अपने शरीर से अगर तुलना करें तो जो हमारा सिर है वो कश्मीर है, और कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत के साथ हैं। और भारत के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उनके अंदर जो जज्बा है भारतीयता का वो देखने को मिलता है। बार बार हम लोगों ने कहा कि वो उस वक्त से जो लोग प्रोपेगेंडा गैंग हैं या जो अपने पाकिस्तान परस्त सोच के साथ जो भड़काने का काम करते हैं, वो उस वक्त से पाकिस्तान से नफरत करते हैं जब आज़ादी से पहले कबालियों ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था और मूल निवासी कश्मीर के ऊपर बर्बरता और नरसंहार करी थी। ये मैं आज़ादी से पहले की बात बता रहा हूँ। तब से उनके अंदर नफरत है और कश्मीर, तब से नफरत कश्मीर के लोग करते हैं पाकिस्तानियों से जब भी, क्योंकि उनकी जो नौजवान नस्लें हैं इस वक्त, वो जो पहले 1970 से पहले तक आप देखेंगे कि तो एक बहुत शानदार तरीके से उनकी नस्लें तमाम मेन स्ट्रीम में हर जगह इन्वॉल्व रहती थी, लेकिन अचानक से उसमें बहुत बड़ा गिरावट आया। उस गिरावट आने का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण एक था, वो दहशतगर्दी उनके यहाँ धीरे धीरे एंट्री करी और उन्होंने सब के सब जो पाकिस्तान से छुपे हुए जो लोग थे, हमारे देश के भी उसमें कुछ गद्दार अलगाववादी नेता मिले हुए थे, उन लोगों ने इस तरीके से उनके दिमाग के ऊपर हावी होकर फैनेटिक सोच, जिहादी सोच उनके ऊपर मुलविस करा, उनके ऊपर नाफिज किया और उनको समझाने की कोशिश करी कि अगर तुम एक भी गैर मुसलमान को मारते हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। इस तरह का उनको इनाम का लालच दिया। उनकी जिंदगी को मोड़ने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन बाद में जो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान कश्मीर के निकल के आए, जिन्होंने शरिया, हदीस और हमारी जो पाक किताब है कुरान, उसको पढ़ा, उन्होंने समझा और उन्होंने देखा कि कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं है। और इनके साथ सबसे बड़ी बात है ये जो गज़वतुल हिंद अभी जो जिसकी खत्म हुई, आपको मैं बता देता हूँ, लश्कर तौयबा, अंसार, ये जो इस तरह के नाम सुन लीजिए, आ रहा हूँ वर्तमान पे। आप एकदम, आपको बोलने की कुछ वो है क्या? थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी आप आधे घंटे से बोल रहे थे, मैं तो नहीं था आपके साथ। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के नाम वरगलाने के लिए मुसलमान कौम बहुत मतलब आप ये समझ जाएं कि बहुत भोली रही है। और वो खास करके कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, कश्मीर के लोग अपने रवायत और रिवाज के लिए जाने जाते हैं। वहां पे जब आके आपको कोई दिमाग में ये दे कि ये जो सामने वाली फौज है वो तुम्हारी सरही दुश्मन है और तुम्हारे कत्ल को तैयार खड़ी है, इस तरह के पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इमरान साहब होते हैं। बहुत अफसोस हुआ वहां के जब बहुत ही बड़े जो उम्र दराज लोग हैं उनसे जब मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी आप बीती बताई, वो बताते हुए रो रहे थे कि हम अपने नौजवान नस्ल को ये बताते हैं कि तुम जो हिंदुस्तान इस वक्त कर रहा है, जो सारी स्कीम तुम्हें दे रहा है, जो सारी चीजें तुम्हारे लिए उसने दोनों हाथों कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं आप हमें? खोल रखा है, नहीं, खोल रखा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर में जो हमारे हिंदुस्तान का पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। वो यदि अपने औलाद को इस तरह की बातें बताते तो फिर वो पत्थर लेके ही घूमते। नहीं, वो पत्थर लेके इसलिए कि जब वो कुछ ऐसे फैनेटिक सोच के वहां तक आपकी सोच नहीं जाएगी, वो एक ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर पे वो अटैक करते हैं। वो उस तरह की सोच को खत्म कर पाते। इमरान साहब नाकामी इसलिए प्रायर की जो कांग्रेस सरकार थी वो सेटलमेंट कराने के लिए जानी जाती थी। उसका काम था सिर्फ बीच में अलगाववादी नेताओं को पैसे देना, उनको उनके अय्याशियों को पूरा करना, उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करना, उनको किसी तरह का कोई उनसे सवाल नहीं करना। और वो उल्टा हमें डराते थे कि हम खून की दरिया बहा देंगे, हम कश्मीर का नेस्ता नाबूद कर देंगे, हम कश्मीर को इस नक्शे से मिटा देंगे। वही अलगाववादी नेता आज अपनी आजादी के लिए भीख मांग रहे हैं इस सरकार से। वो अलगाववादी नेता, अरे क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था इस तरह के लोगों के लिए? यदि यही तरीका पिछली सरकारों को यदि लागू करना था, पिछली सरकार भी यदि चाहती इस तरह से यही तरीका यदि इस्तेमाल करती, तो आप
एक दिन भी चैन से बैठने नहीं देते, जिस तरह से आपने वहां पे सारे लोगों को। तो ये तकलीफ है कि ये तरीका इन्होंने अपना लिया के लिए ये तरीका जम्मू कश्मीर के नहीं, परविंदर सिंह की तकलीफ ये है कि तरीका मोदी हुकूमत ने अपना लिया। अगर उसके पहले की सरकारें अपना लेती तो वो सब जायज होता, क्योंकि इमरजेंसी भी जायज थी, इमरजेंसी भी जायज थी, जबरदस्ती नसबंदी कराना भी जायज था, और भी बहुत सारी चीजें वो जायज थी। अगर पहले हुआ जाता, बाबरी मस्जिद का ताला खुलाना भी जायज था, बाबरी मस्जिद की शहादत हो जाना भी जायज था, ये सारी चीजें जायज थी, क्योंकि उस वक्त के दौर में हुई थी। अगर इस वक्त के दौर में हो रही है कुछ चीजें, कुछ सख्ती और कुछ अहम मुद्दा नहीं होता, से लेकर के ये जितने भी मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल अलग है। वहां का दुखांत वहां के लोग जानते हैं, वहां के जो कश्मीरी पंडित थे जो आज तक यहाँ कैंपों में रह रहे हैं, और वहां का जो माहौल खराब किया, कश्मीरी पंडितों को आपने बता दिया वहां पे, ये तो बताइए 6 सालों में उसकी भी रिसेटलमेंट सरकार वो भी देखिए, वहां का माहौल सही होगा तो कश्मीरी पंडित की रिसेटलमेंट बिल्कुल डिफाइन है। और वहां पे देखिए, वहां पे जो टेरर फंडिंग आती थी, जो वहां के जो नेता जिनका आप नाम ले रहे हो, चाहे महबूब मुफ्ती हो, चाहे उमर अब्दुल्ला परवार हो, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान की तरफ था, और वो चाहते नहीं थे कि यहां पे कभी शांति हो, इसलिए उन लोगों को दरकिनार करा गया। संजीव जी, मुझे यह नहीं समझ में आता कि 370 हटने के बाद पहली बार ऐलान बाकायदा हुआ कि एक दहशतगर्दाना तंजीम हमने पूरी तरह साफ कर दी, उस पर भी आपको तकलीफ? अरे साहब, क्यों तकलीफ है आपको? दरवाजे पे आप बंदूकदारी खड़ा कर देंगे तो साफ करेंगे ही करेंगे। कितने सेफ्टी और सिक्योरिटी दहशतगर्दों के साथ आप दहशतगर्दों के मिलिटेंटों की हिमायत कर रहे हैं? हम सामान्य क्या कह रहे हैं और आप समझ रहे हैं आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए, बंदूकधारी उनकी सेफ्टी, कितने पुलिस के जवान, कितने आर्मी के जवान, कितने हिफाजती एहलकार शहीद हुए, आपको इसका अंदाजा नहीं है? कितने आम कश्मीरी शहीद हुए, आपको इसका अंदाजा नहीं? निश्चित तौर पे हमें अंदाजा है, और उसके लिए अफसोस भी है, दुख भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो आज फोर्स लगी है, शासन में हो, ये भी जरूरी है। ये जो फोर्स लगी है, वहां के लोगों की सेफ्टी, वहां के लोगों की सिक्योरिटी के लिए लगी है। आप बताइए, आप हमें कब तक रहेगा, कब तक रखेंगे? देखिए, ये माहौल धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और वहां पे स्थितियां चेंज हो रही हैं। आप इस बात को समझिए। यासीर साहब वहां होके आए, उनसे पूछिए वहां पे कितना बदलाव है, वहां के लोगों को कितनी वही जान रहे हैं, यही मुश्किल है। देखिए, वहां पे अभी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकाली गई हैं, और बड़े सारे बेनिफिट्स हैं वहां के लोगों के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए, वहां को टूरिज्म बढ़ाने के लिए, वहां की हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए सरकार नई नई स्कीमें ला रही है। वहां देखिए, स्थिति आप समझिए, कमाल हो गया। ऐसे जिला वहां के टेरर फंडिंग जो पाकिस्तान में आती थी, वो बंद हो गई है। पहली तंजीम को अगर आपने खत्म भी किया है तो भी ये तरीका सही नहीं, मतलब दहशतगर्दों को भी बख्श दो। मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं आप ये कहना चाह रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं दहशतगर्दों को आप ठोक दीजिए, नेस्तनाबूद कर दीजिए उसके काफिले को, हम ये कह रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से 370 और 35 से हटाने की बात थी, उस पर मेरा मतभेद रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि वो तरीका सही नहीं है, जो तरीका आप बार बार सही, यदि इतना ही आसान था, कौन सा आपने तीर मार दिया साहब? क्या किया उसके लिए आपने? बहुत सामान्य सी बात थी, जिस तरीके का आपने इस्तेमाल किया, सारे जम्मू कश्मीर को एक तरफ कब्जे में कर दिया और बंद कर दिया, और आसानी तरीके से उसके जो पावर थे वो 370 के आपने कम कर दिए, हटा दिए। टेररिज्म कंट्रोल करने का एक तरीका है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है। देखिए, अगर उनको खुला छोड़ देंगे तो वहां वारदातें होंगी, वहां के लोग मारे जाएंगे। ठीक है, मतलब दहशतगर्द इससे पूर्व की सरकारों की सुनते थे। नहीं, दहशतगर्द इससे पहले की सरकारों की सुनते थे, वो जैसा कहती थी, समझाती थी, समझ जाते थे, हथियार छोड़ दिया करते थे, अपने घरों को आ जाते थे, पाकिस्तान को गालियां देते थे, पाकिस्तान पर उल्टा हथियार तान देते थे। यह हुआ करता था क्या? तो दहशतगर्दाना तंजीम अंसार गजवतुल हिंद का सफाया कर दिया गया है। लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद, इन पर भी काबू पाया जाएगा। इनकी जो गतिविधियां जम्मू कश्मीर में थी या रही है 370 से पहले, जिस तरह का खून खराबा ये लोग करते रहे हैं, अगर हम देखें तो 5 अगस्त के बाद से उसमें कमी आई है। यासिर जिलानी साहब, आप कश्मीर होकर आए हैं और आपसे सवाल संजीव जी ने उठाया है कि आपने वहां पर क्या देखा नौजवानों के हवाले से। क्या वहां का नौजवान डरा हुआ है, धमका हुआ है, और क्या इस वक्त वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है? क्या है असलियत? देखिए, कौशिक जी के पास आंकड़े की बहुत भयंकर कमी रहती है हमेशा से।
आज कश्मीर के नौजवानों को आप पूरे भारत में अगर उनका डाटा इकट्ठा करेंगे तो जितनी भी हमारी रियासत हैं, जितने राज्य हैं, वहाँ के जो मेन प्रीमियम इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे कश्मीर के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि कश्मीर बहुत सम्भ्रात, बहुत ही अपने आप में बहुत ताकतवर, बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था में भी वहाँ पे लोग बहुत अपने आप को ऊपर के पायदान पे खड़े हुए दिखते हैं, क्योंकि बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनका बड़ा अच्छा बिजनेस, जिनका है बिजनेस है, जो काम कर रहे हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि बहुत अच्छे पढ़ लिख के वो करें। इसलिए भारत के अलग अलग प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके अंदर उनके एडमिशन होते हैं, और वो हैं जो लोग जिसके 20% आबादी जो 18 से 22 साल की है वो भारत के दूसरे राज्यों में पढ़ रही है, जो भारत के दूसरे में राज्य में जाके अपने भविष्य को बना रहे हैं, जो भारत के साथ अपने आप को जोड़ के रखे हुए हैं। उसमें कौशिक जी या इनकी सोच की जो पार्टी है उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये तो यही सोचते हैं कि इनके चिदम्बरम साहब, मणिशंकर अय्यर और दूसरे दिगर कई सारे नेता जाके जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, अरे देखिए, एक सबसे बड़ा मसला क्या है कि जब आप बोलते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलता हूं, ये डिबेट का एक डेकोरम आप प्लीज मेंटेन किया कीजिए। मैं कभी आपको टोकता, मैं आपको जब मैं चुप हो जाऊं तो आप उसका जवाब दीजिएगा, मैं आपको बोलूंगा नहीं। तो देखिए, ये चाहते हैं कि जो बात मणिशंकर अय्यर कह रहे थे, ये चाहते हैं जो बात वहां पे कांग्रेसी नेता जाके पाकिस्तान के अंदर फरियाद करते हैं, एक तरीके से उनसे कहते हैं कि आप ऐसा कर दीजिए तो इसके बाद ऐसा हो जाएगा, इनको खत्म कर दीजिए तो हम आएंगे, तो हम रिलेशन को अच्छे कर देंगे। वो देखिए, ढुलमुल रवैये वाला यकीन जो है ना इमरान साहब, वो बड़ा खतरनाक होता है। देखिए, अलगाववादी जो नेता रहे हैं, अलगाववादी जो नेता रहे हैं, उनका क्या काम रहा है? अलगाववादी नेताओं का देखिए, ये मन की बात का ही समय है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मन की बात हो रही है ना वो चिंता करके चर्चा की जाती है, चिंता करके जो चर्चा की जाती है उसका रिजल्ट निकलता, और उस रिजल्ट से जो हिंदुस्तान के लोग हो, चाहे कश्मीर के हो, चाहे कन्याकुमारी के हो, उनसे इंप्रेस होते हैं, और उसी को अपना एक माप जो तरीका है उसको नजीर बना के उसको अपने दिलो दिमाग में वो बसाने की कोशिश करते हैं। तभी तो आज इतनी पॉपुलैरिटी है हमारे वजीर आजम की पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के बाहर आप देखिए उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। आप चाहे जिस तरह की बात कर लें, आपको ये सोचना चाहिए कि हम कश्मीर के अंदर किस तरीके से, कश्मीर में आपको, मुझे ये लगता है ना कि आप थोड़ा डाटा के साथ आए। कश्मीर ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि 60 दिन के लिए वहां पे इस बार तो साइलेंट एहतजाज था, ऐसे कई बार 6-6 महीने कश्मीर बंद रहा है, तो आप कभी आवाज उठाने की आवाज नहीं, हमने वो दोहराने की कोशिश, हमने एक रास्ता दिखाया। आज कश्मीर आप देखिए, कश्मीर घाटी, आप पीरबाग से डल लेक तक जाए, आज लोगों में खुशियों की लहर है, आज ट्रैफिक वहां पे जाम दिखाई देता है। दिलाने की कोशिश करना, नरक की जिंदगी से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश करना, क्या पुरानी चीजों को दोहराना होता है क्या? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूं, राजनीति में या भारत की राजनीति में जो भी मुद्दे हैं या जो भी भारत की सरकार ने या बीजेपी सरकार ने करा है उसको एक तरफ रख दीजिए, और जो 370 और 35A एक्ट है ये देश हित की बात है। इसमें पूरे देश के अंदर एक शांति का माहौल है, और जो कश्मीर के लोगों ने 70 साल से एक नर्क सहा है, उनके लिए एक रोशनी, एक चिंगारी नजर आई है कि हमारे बच्चों का जीवन बदलेगा। वहां के लोगों को एक उम्मीद नजर आई है। मैं देख रहा था वहां पे जब ये सरकारी नौकरियां निकली थी, बड़ी तादाद के अंदर नौजवान वहां पे आया, और वो बड़ी उम्मीद के साथ आया था। उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन तो शायद जॉब तो हो जाती, लेकिन एप्लीकेशन बहुत सारी आप हमें बताएंगे कि किन राज्यों की मैं आपके सामने तुलना करूं जहां न 370 है, न 35 है, टेररिज्म है। वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया नहीं है, वो बॉर्डर एरिया नहीं है, वहां से टेररिज्म नहीं चलता, वहां से टेरर फंडिंग नहीं आती। आप इस बात को समझे। जम्मू कश्मीर के नाम से पाकिस्तान में दंगा फैलाने के लिए हथियार आते हैं, घुसपैठ होती है, बाहर के देशों से टेरर फंडिंग आती है, जिसके अंदर पूरे देश के अंदर आतंक फैलाया जाता है। हमारे देश के नहीं, यहां से जो आतंक है पूरे संसार के अंदर जहां पे भी टेरर फैलना होता है, उसका एक मात जो जम्मू कश्मीर था। देखिए, आपने वहां डल लेक देखी होगी, वहां पे डल लेक आज भी आतंकवादी ही मारे गए हैं। आप भी ये देखिए, वहां पे एक और लेक है जहां से सारे
हथियारों की स्मगलिंग होती है, जहां से सारी घुसपैठ होती थी, वहां पे जो वर्ल्ड के बेस्ट डाइवर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने वहां जो जितनी भी हथियारों की और घुसपैठ की जितनी भी वारदातें थी उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। 3 लोग कैसे मारे गए? नहीं, आज 3 आतंकवादी कैसे मारे गए? फिर मतलब देखिए आतंकवादी ये संजीव जी, ये तो खुद दोनों बातें आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने बंद कर दिया, आप कह रहे हैं रास्ते हमने ब्लॉक कर दिए, आप कह रहे हैं इसके बाद नहीं होगा। संजीव जी कंफ्यूज नहीं कीजिए। सवाल यही मैं पूछ रहा हूं। जैसे ही उसको एक परवीन जी, एक मिनट मैं यहां साफ कर दूं, क्योंकि ये खबर है इसलिए बताना जरूरी है। डीजीपी ने क्या कहा कि पाकिस्तान जो खिलाफ वर्जी कर रहा है लगातार सीज फायर की, और उसकी आड़ में वो घुसपैठियों को अंदर करा रहा है और उसमें कमी आई है, लेकिन उसकी कोशिश जारी है और कुछ हो भी जा रहे हैं। इससे उन्होंने इनकार नहीं किया। वो धूर्त मुल्क है, वो तो तमाम शैतानी हरकत करता रहेगा और आज से नहीं पहले से कर रहा है, लेकिन हम उनको बुरी तरह से निपटा रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि यहां पर खून खराबा हो, जो अंदर आएगा, जो हथियार लेकर आएगा वो मारा जाएगा। इसमें उन्होंने ये किसने कह दिया कि आतंकवादी आना बंद हो गए थे और जो 3 मरे हैं वो कैसे मर गए? और ये उन्होंने कहा ना लोकल मरे हैं तो हो सकते हैं, होंगे लोकल। और आज अगर आप जिस फौज को हटाने की बात कर रहे हैं, जो सुरक्षा को हटाने की बात कर रहे हैं, अगर ये जरा सी भी हट जाए तो ये लोकल तो वहां खून खराबा कर दे, ये घुसे हुए लोग तो खून खराबा कर दे। आप इस खतरनाक हालात को नहीं समझ रहे? इन वारदातों के लिए देश प्रिपेयर था, उनको पता था हम जैसे ही थोड़ा सा माहौल लीनियंट करेंगे ऐसी वारदातें होंगी, हालात को पैदा उसको कंट्रोल करा। मैं यही देखिए अगर उनका खात्मा करा तो सरकार कंट्रोल कर रही है। किसने पैदा किया इन खतरनाक हालात को पिछले 60-70 सालों में? ये बताइए संजीव जी, किसकी गलत नीतियों की वजह से खतरनाक हालात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे? मैं तो कह ही रहा हूं कि ये 370 और 35 हटाई गई। पहले के जो भी वजीर थे उन्होंने भी कहा और आज भी कहा गया कि ये घिसते घिसते घिस जाएगा, हटते हटते हट जाएगा, हटा दिया गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो तरीके थे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को एकदम बिल्कुल सख्ते में बक्से में बंद कर देने की बात थी और धीरे धीरे सांस लेने के लिए आप कदम दर कदम इन्होंने कश्मीर का इतिहास इन्हें मालूम नहीं है। आपको पता है कि वहां वजीर आजम को वजीर आला बनाया गया, उसी दिन 370 खत्म हो गई थी। आपको मालूम है वहां के वजीर आला सादिक साहब थे, जिन्होंने वहां के वजीर आजम जो वजीर आला बने थे 10 साल के लिए, कांग्रेस के सादिक साहब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने 10 साल के लिए अब्दुल्ला साहब को जेल भेज दिया था। 370 उस दिन खत्म हो गई थी, 370 उस दिन टूट गई थी और बिखर गई थी और कलंक साबित हुई थी। जिस दिन कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को, जो मूल निवासी कश्मीर के हैं, उनकी बर्बरता के उनकी हत्या नरसंहार करके उनको कश्मीर से बाहर भेज दिया था, उसी दिन 370 खत्म हो गई थी। आप उसके बाद एक ऐसा, लेकिन आप सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन एक कमजोर सरकार और महाराष्ट्र के चुनाव में क्यों इस बात को उठा करके आप वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं? कमजोर इच्छा वाली जो सरकार कांग्रेस की रही, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अस्थायी 370 को हमेशा के लिए खत्म करे। इस सरकार की मजबूत इरादे वाली मुख्य वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और वजीर दाखिला अमित शाह साहब ने हिम्मत करी और हिम्मत दिखा के उसको खत्म किया। तो उसको खत्म अगर किया तो उसको अगर चर्चा करते हैं तो ये गर्व की बात है। नहीं तो अगर उसकी किसी जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के एज ए लीडर कोई बात करता है तो ये गर्व की बात है, ये फक्र की बात है। संजीव जी का ये एक इल्जाम था, ब्रेक से पहले मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि आपने कर दिया, ठीक है, आपने ठीक किया होगा, लेकिन आप ये जो राष्ट्रवाद का जो नशा है लोगों को देते हैं और चुनाव के वक्त खास तौर से देते हैं, इसकी क्यों जरूरत आपको पड़ जाती है? अगर इतने सारे मुद्दे हैं और आपके काम इतने बहुत अच्छे हैं तो आप महाराष्ट्र में, आप हरियाणा में कश्मीर की बात क्यों करते हैं, 370 की बात क्यों करते हैं? आपने लोकल मुद्दों को खत्म कर दिया। यही सवाल था ना आपका संजीव जी, यही सवाल था ना आपका? बिल्कुल मैंने रख दिया, जवाब इसलिए देते हैं। सुन लीजिए, कश्मीर भी हमारे भारत की रियासत है और हरियाणा और महाराष्ट्र भी उसकी रियासत है। और अगर कोई जवाब नहीं है, सुन लीजिए तो सुनिएगा तब तो बोलिए, बताऊंगा। अगर हम 370 जो हमारा गौरव है, जो गर्व की बात है, उसकी चर्चा हम अपने राज्य के चुनाव में क्यों नहीं करेंगे? तो आपके क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ये बताइए? नहीं, क्यों नहीं करेंगे ये बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने कार्यक्रमों में, उसकी जनसभाओं में उसके नेता अगर 370 की चर्चा करते हैं तो क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ये बताइए? एक रीजन मुझे बताइए क्यों नहीं करेंगे, एक रीजन बताइए। अगर ट्रिपल तलाक जैसा ऐतिहासिक फैसला इस सरकार ने लिया है,
ये क्या तरीका इजाद कर लिया है। क्या हरियाणा और हर महाराष्ट्र इलेक्शन में इसका दिन आप छोड़ मुस्लिम रहे हैं, बहनें नहीं उसका रहती लाभ है? मिलता है उनको नहीं बताया जाएगा कि और इस जो तरीके को आप सेंट्रल जिंदा की मौजूदा रखेंगे। हुकूमत है उसके आने मुखिया वाले ने ये वक्त सारा में काम मुझे किया। पता है कि आने तो वाले आपको स्टेट समझना चुनाव में भी इस तरीके चाहिए। अगर को आपको जिंदा समझ ही रखेंगे। नहीं है तो मैं आपको समझा नहीं सकता हूं। अगर 370 पे हम नहीं चर्चा करेंगे, अगर आने वाले वक्त अरे साहब, में हरियाणा भारत में जो चुनाव और सबसे बड़ा पाकिस्तान एक के मुद्दा टुकड़े है करने की बात आप करते हैं, किस बेस पे? जो क्या कहना चाहते हैं आप? विस्फोट की तरह बढ़ रहा है जनसंख्या, मैं कह रहा अगर हूं उस कि पे कोई देश का- अगर उस पे कोई कानून बनता है और अरे कानून साहब, देश बनेगा का तो प्रधान ये यदि भारत के हरियाणा लिए के अच्छा चुनाव में होगा, पाकिस्तान को आपके लिए टुकड़े अच्छा होगा, करने की आपके बात आने करें, वाले इसका क्या मुस्तकबिल के लिए मैसेज अच्छा आता है, होगा। बताइए आप। तो आप प्रधानमंत्री को अगर तारीफ कर देंगे तो उसमें क्या घटेगा या क्या बुरा हो जाएगा, ये मैं बताइए वही आप। पूछ रहा हूं, क्या हरियाणा के बताइए। चुनाव में पाकिस्तान को आप टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान जिस मतलब तरह आ जाए की इसका? नापाक हरकत कर रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से मान नहीं रहा है, जिस तरीके से वो बॉर्डर पे हमारे ऐसे सैनिकों पे जो सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं, उनको वो धोखे से उनके ऊपर गोलीबारी करके उन्हें शहीद करता है, तो हम उस पर नेस्तनाबूद खत्म करने के लिए, उसको मिटाने की अगर चर्चा करते हैं और उसको मिटाने का कार्य करते हैं, तो इसमें आप मेरे से सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आप सवाल पूछेंगे तो जनता आपको पिछले आने वाले 20-25 साल तक नकारती रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपके लाइक माइंडेड लोगों का ये हालत हो इस सवाल से कितना इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि सियासत भी बहुत होती है। मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं वो अलग है, जो हरियाणा के मुद्दे अलग हैं। वो सारे मैनिफेस्टो के अंदर रोजगार की भी बात है, वहां पे किसानों की भी बात है, वहां पे हर तरीके की बात है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अगर ताज होटल के ऊपर टेररिस्ट अटैक करते हैं, उसकी कोर रीजन जम्मू एंड कश्मीर है। हिंदुस्तान की सरकार यह बताना चाहती है कि हमने वो ऐतिहासिक फैसला किया है जो पहले की कमजोर सरकारों ने, जब पत्थरबाज आर्मी के ऊपर पत्थर मारते थे तो वहां उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। उस पत्थरबाजों पर से केस वापस किसने लिया? देखिए, वो एक राजनीतिक बात है, उस पर। लेकिन आज आर्मी को एक फ्री हैंड दिया गया। अगर पाकिस्तान ने हमें आंखें दिखाई है तो उसका जवाब दिया गया। पुलवामा अटैक के बाद उसका जवाब दिया गया बालाकोट का। ये देखिए, राष्ट्रवाद को ही देखिए, राष्ट्रवाद आपकी फर्क है। आप इंसानियत में भी राजनीति ढूंढते हैं। अगर पत्थरबाजों को मेन स्ट्रीम और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनसे केस वापस अगर लिया जा रहा है और किसी के साथ अगर कोई गठबंधन होता है और उसको राष्ट्रवाद समझ में नहीं आता है तो उसको उसकी हैसियत बताने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसको भारत ने देखा है कि किस तरीके से पीडीपी को उखाड़ के फेंक दिया और पीडीपी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। पीडीपी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये होती इच्छा शक्ति वाली सरकार। ठीक है सर, मेरे पास वक्त नहीं है तो हम और चर्चा करते। इशारा हो रहा है, बहुत अच्छी चर्चा रही। तो एक बड़ी तंजीम का खात्मा हुआ है, दहशतगर्दाना तंजीम का, और उम्मीद है कि आगे भी और भी जो जम्मू कश्मीर के लोगों की कत्ल गारत में कहीं ना कहीं मुलव्विस रही जो तंजीमें, उनके साथ भी यही बर्ताव होगा और चुन चुन करके एक एक करके इनका खात्मा किया जाएगा। 370 हटने के बाद बड़ी इच्छा शक्ति के साथ ये काम हो रहा है। देखते हैं इसका कितना असर आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रहिए जी सलाम के साथ।